जैसे कि हमने आपको ट्रेलर में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी कि हम किस चीज़ के ऊपर पूरा का पूरा पॉडकास्ट बना रहे हैं, लेकिन अगर आपने ट्रेलर नहीं सुना तो ये बस एक छोटा सा प्रीव्यू है कि ये पॉडकास्ट के अंदर हम क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली ये पॉडकास्ट पूरा का पूरा महाभारत और रामायण के बेसिस पे रहने वाला है, और ये दो काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक मानी जाती है इंडियन कल्चर के अंदर। तो हम ये दोनों बुक को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, और मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ें, एविडेंसेस प्रोवाइड करूँगा जो कि क्लैरिफाई कर पाए कि ये चीज़ एक्चुअल में पास्ट में हुई थी। तो ये जो भी चीज़ है वो फिक्सन नहीं है, वो एक रियलिटी है। ये चीज़ हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं, और इसके लिए हम ऐसे हवा में नहीं बात करेंगे, हम आपको काफ़ी सारे प्रूफ्स यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। और एक चीज़ की अनाउंसमेंट करना चाहूँगा मैं कि हमारा जो ब्लॉग है वो लॉन्च होने वाला है 7-8 महीने के बाद, जिसके अंदर हम सारी चीज़ों के स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस आपको दे रहे होंगे। मतलब कि हम जिधर से भी सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट की लिंक या फिर जो भी बुक में से हम चीज़ें ले रहे हैं उस बुक का नाम आपको मिल जाएगा उस ब्लॉग के अंदर। तो ये ब्लॉग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, और उसमें हम काफ़ी सारी नई चीज़ें भी ऐड करेंगे और टाइम टू टाइम उसको अपडेट करते रहेंगे, ताकि आपको अच्छे से अच्छी और जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। तो इसमें हम काफ़ी सारे प्रूफ्स को डिस्कस करने वाले हैं। पॉडकास्ट एक काफ़ी ब्यूटीफुल चीज़ है जिससे आप फन वे में इंफॉर्मेशंस ले सकते हो, और इसके अंदर काफ़ी क्रिटिकल और डीप इंफॉर्मेशंस आपको मिल रही होती है, और यही पॉडकास्ट का मेन बेनिफिट है मेरे हिसाब से। पॉडकास्ट सुनते समय आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी ये ज़रूरी है कि पॉडकास्ट जो है वो जनरली लेंथ में ज़्यादा रहते हैं। तो किसी भी शॉर्ट फॉर्म में आपको पॉडकास्ट नहीं मिलेंगे इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। अगर टॉपिक बड़ा है तो उसके लिए पॉडकास्ट भी बड़े ही बनाने पड़ेंगे। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है पॉडकास्ट का, जिसके अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशंस आपको एक ऑडियो के फॉर्म में दी जाती है। हमने पिछले पॉडकास्ट के अंदर थोड़ा सा लेंथीनेस ऐड किया था। पॉडकास्ट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, लेकिन उसमें कुछ भी एंटरटेनिंग पार्ट नहीं था। लेकिन अब से मैं ट्राई करूँगा कि जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं उसको थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाए, उसको थोड़ा सा कैजुअल बनाए। ज़्यादा प्रोफेशनल बनने में चीज़ें बिगड़ती है, ऐसा मेरे को दिख रहा है क्लियरली। हमने पास्ट 2 दिन पॉडकास्ट में ये चीज़ ट्राई की थी, लेकिन मेरे हिसाब से मेरी गट फीलिंग ऐसी बोलती है कि चीज़ों को सिंपल रखना चाहिए और कैजुअल रखना चाहिए, जिससे कि लोगों में एक अपनापन सा बने और इंटरेक्शन काफ़ी परफेक्ट बने। तो ये छोटा सा डिस्कशन था। अब बात करते हैं हमारे मेन पॉडकास्ट की, जो कि हमारा टॉपिक है आज का, महाभारत और रामायण। महाभारत तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक अपने आप में टॉपिक है, और रामायण भी उसी के जितना इंटरेस्टिंग है। महाभारत एक काफ़ी बड़ी कविता मानी जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी कविता में इसका नाम ऐड किया गया है, और 1.3 बिलियन वर्ड्स, आप सोच भी नहीं सकते इतने वर्ड्स की ये पूरी की पूरी एक पोएट्री है, जिसके अंदर सारी चीज़ें इतने अच्छे से मेंटेन की गई है, सारी चीज़ों को इतने अच्छे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट किया गया है। अब ये चीज़ अपेरेंटली अपने आप में एक ट्रूथ लगती है हमें, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को इस तरह से मेंटेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर कोई इंसान मैनेज कर भी लेता है इस सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना विदाउट एनी मिस्टेक्स, क्योंकि आप इन सारी चीज़ों में कोई भी मिस्टेक नहीं फाइंड कर सकते। अगर इतनी बड़ी स्टोरी बना रहे हैं कोई इंसान तो काफ़ी सारी मिस्टेक्स हो सकती है स्टोरी लाइन में वगैरह वगैरह, लेकिन ये एक ऐसी पोएट है जिसमें आपको कोई भी मिस्टेक्स नहीं मिलेंगे। एटलीस्ट स्टोरी के लिए आपको सभी चीज़ों के लॉजिक मिल रहे होंगे। तो ये काफ़ी एक नॉर्मल सी थॉट प्रोसेस है। महाभारत एक काफ़ी एपिक पोएट्री है जो कि ट्रू इवेंट्स पे बनाई गई है। ओके, ये सारी चीज़ें तो आपको और भी सारे वीडियोस या फिर पॉडकास्ट में मिल जाएंगी कि किस तरह से महाभारत जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंडियन कल्चर के लिए, और काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। वो एक ट्रू इवेंट पे बेस्ड है, तो वो ट्रू इवेंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये सारी चीज़ आपको और सारे वीडियोस में मिल जाएंगी। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्टली हम जाते हैं हमारे फर्स्ट प्रूफ की ओर, जो कि हमें एविडेंस प्रोवाइड करती है कि महाभारत जो है वो एक्चुअली में हुआ था। शुरू करते हैं फर्स्ट प्रूफ से। सबसे पहला प्रूफ है जॉर्जियन कैलेंडर। ये जो कैलेंडर है वो किस तरह से बनाया गया है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। क्या आपको पता है एक्चुअली जॉर्जियन कैलेंडर
कुरुक्षेत्र वॉर की क्लैरिफिकेशन देता है। किस तरह से? क्योंकि ये जो कैलेंडर है वो बिगिनिंग ऑफ कलयुगा को स्टेट करता है। किस तरह से आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। तो एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू कैलेंडर एक इवेंट हुआ था फरवरी 18, 3102 BCE में, और ये एग्जैक्ट 2:27 और 30 सुबह हुआ था। इतना क्लियर टाइम है। और ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों कल्चर ने ये चीज़ एक्सेप्ट किए कि ये डेट और टाइम एक्चुअली कलयुग का बिगिनिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट है। और एडिशन में ये ऑल्सो भगवान कृष्ण की डेथ का भी टाइम बताया गया। तो एग्जैक्ट टाइम और डेट श्री कृष्ण की मृत्यु के लिए भी माना जाता है। तो यहाँ से जॉर्जियन कैलेंडर की शुरुआत होती है। तो ये काफ़ी एक सरप्राइजिंग फैक्ट है, मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर की। तो ये भी एक प्रूफ है कि किस तरह से वहाँ से चीज़ें उठाई गई है, और वो इवेंट पे बेस्ड चीज़ है, क्योंकि ऑफ कोर्स टाइम और डेट ये सारी चीज़ें काफ़ी एक इवेंट बेस्ड चीज़ हो सकती है। तो ये एक छोटा सा लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रूफ है। जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्लैनेटरी पोजीशंस के ऊपर। तो जैसा कि हमें पता है आर्यभट्ट एक काफ़ी ग्रेट मैथमेटिशियन है और उसी के साथ साथ एस्ट्रोनॉमर भी है। उन्होंने इंडिया की 5th सेंचुरी में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और एग्जामिन किया था किस तरह से ये सारी चीज़ें वर्क करती है, प्लैनेटरी पोजीशंस और जो भी चीज़ें स्पेस में होती है वो। उन्होंने ये चीज़ को एविडेंस के तौर पे लिया है जो भी डिस्क्राइब किया महाभारत में। मतलब कि महाभारत में जिस तरह से प्लैनेटरी पोजीशंस को बताया गया है, किस तरह से सारे नक्षत्र और स्टार्स की पोजीशन वर्क करती है, वो सभी चीज़ों को उन्होंने एक एज अ रेफरेंस यूज़ किया, एज अ एविडेंस यूज़ किया है। उन्होंने उस चीज़ के लिए कोई भी प्रूफ नहीं मांगा, उन्होंने उसको ही एज अ प्रूफ यूज़ किया था। और ये सारी चीज़ों का जो भी उन्होंने वर्क किया था वो सारा वर्क आर्यभट्टिया करके पॉपुलर है। जो भी पोजीशंस प्लैनेट की है बताई गई है जो भी महाभारत के अंदर, वो सब पोजीशन एक्चुअली कैलकुलेट की गई थी आर्यभट्ट के द्वारा, और उन्होंने 3100 BC में ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया था। और उन्होंने ये चीज़ भी एक्सप्लेन की थी कि जो भी प्लैनेटरी पोजीशंस हमें महाभारत में बताई गई उसके अकॉर्डिंग महाभारत जो है वो अप्रोक्सीमेटली 5000 ईयर्स पहले होना चाहिए। और आजकल के मोस्ट ऑफ जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ में बिलीव करते हैं, वो बिलीव करते हैं 5000 ईयर्स पहले महाभारत एक्चुअल में हुआ था। तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और पॉइंट है इस प्लैनेटरी पोजीशंस के लिए। काफ़ी सारे ब्रिटिश स्कॉलर्स ने ये चीज़ का विरोध भी किया था 19th सेंचुरी में। स्पेशली फ्रीडरिच मैक्स मूलर करके एक पर्सनालिटी थे जिन्होंने काफ़ी इस चीज़ को इंटरप्रेट किया था, अपोजिट किया था कि ये जो भी चीज़ें यहाँ पे एविडेंसेस के तौर पे बताई गई है और ऑब्जर्वेशंस जो भी रिकॉर्ड की गई हिंदू स्क्रिप्चर्स के द्वारा, वो सारी इमेजिनेशंस है, वो सारी चीज़ें सच नहीं है। लेकिन जैसे कि हमें पता है चीज़ें ऑटोमेटिकली प्रूव होती गई, जैसे जैसे हमें एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते उसी के साथ साथ चीज़ें सारी अपने आप प्रूव होती गई। तो इससे भी हमें ये चीज़ पता चलती है कि हमारा जो भी ओल्ड स्क्रिप्चर था ना वो काफ़ी एडवांस था अपने टाइम के हिसाब से। क्योंकि आप सोचो जब वेस्टर्न वर्ल्ड जो था, जब वो फ्लैट अर्थ के बारे में सोच रहा था, तब हमारे इंडियन हिंदू स्क्रिप्चर्स के अंदर सारी प्लैनेटरी पोजीशंस से लेके कितने यूनिवर्स और इवन मल्टीवर्स का भी कॉन्सेप्ट आ गया था। तो ये काफ़ी हद तक वेरी एडवांस नॉलेज ऑलरेडी हमने कैप्चर कर लिया था। और एक चीज़ महाभारत में मेंशन की गई है सप्तऋषि का कॉन्सेप्ट, और इंडियन एस्ट्रोनॉमी में ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है क्योंकि सप्तऋषि को रूट ऑफ योगा माना जाता है। उनको एक योगा का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। सप्तऋषि में जैसे कि हमें पता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, वशिष्ठ, मरीचि, पुलस्त्य, पुलाह, अत्रि, अंगिरास और क्रतु का जिक्र किया जाता है। इसके बारे में हमें बताया जाता है। ये 7 ऋषि के नाम है जो कि सप्त ऋषि में काउंट किए जाते हैं। तो ये था प्लैनेटरी पोजीशंस के बारे में और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, आपको पसंद आया होगा। अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट के बारे में जो कि आपको एक स्टेप और नज़दीक ले जाएगा ये बिलीव करने में कि ये चीज़ एक्चुअल में हुई थी। बात करते हैं हम सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स के बारे में जो कि मेंशन किया गया है महाभारत में
जो युद्ध हुआ था उसमें कुछ 13 दिनों के लिए कम्प्लीटली डार्कनेस छा गई थी, और ये चीज़ का काफ़ी मिस्टीरियस एक्सप्लेनेशन था, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कोई भी एक्सप्लेनेशन ही नहीं था। तो ये जो चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई थी महाभारत में, उसकी डेटिंग कुछ 3900 ईयर्स अगो कुछ बताया गया। इतने टाइम पहले ये चीज़ हुई थी। और अगर आप एडवांस नासा के जो भी सॉफ्टवेयर्स जो आपको मिलते हैं उसका अगर इस्तेमाल करोगे सिमुलेशन करके और इतने साल पीछे जाओगे आप, तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ एक्चुअल में पॉसिबल हुई थी। तो ये भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रूफ है कि ये जो भी बताया गया इस पर्टिकुलर बुक के अंदर, पोएट्री के अंदर, वो चीज़ें रियल है। अगर बात करते हैं थोड़ी सी रामायण के बारे में, तो उसमें भी कुछ कुछ आपको हिंट्स मिलती है ये सारी चीज़ों की। रामायण में राम भगवान का जब जन्म होता है तो उस टाइम की पूरी प्लेनेटरी पोजीशंस को वहाँ पे एक्सप्लेन किया है रामायण के अंदर। मतलब कि हमें बताया गया है कि कौन से स्थान पे राहु होगा, शनि कहाँ पे होगा, ये सारी चीज़ें हमें बताई गई। और वो सारी चीज़ों को अगर हम सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में डालते हैं, सेम वैसी की वैसी पोजीशंस को अगर हम डालते हैं, तो वो हमें डेट मिलते हैं कुछ 7600 BC की, जो कि काफ़ी ट्रूथफुल डेट लगती है। क्योंकि जैसे कि हमें पता है रामायण जो है वो महाभारत से पहले हुआ था, और महाभारत हमने जिस तरह से प्रिडिक्ट किया है 5000 ईयर्स अगो बताया गया, और उससे पहले की हमें डेट मिल रही, और ये काफ़ी मानी गई डेट है कि ये इतने टाइम पहले हुआ था। तो ये चीज़ से भी हमें काफ़ी सारी पॉजिटिव हिंट्स मिलते हैं कि ये चीज़ें एक्चुअल में हुई थी। तो ये तो था प्लेनेटरी पोजीशंस के ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि ये डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। अर्थ और सन के बीच की जो भी दूरी है, डिस्टेंस है, उसको भी एक्चुअल में मेज़र किया गया था। उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये चीज़ आपको काफ़ी वियर लगेगी, आपको शायद पता भी नहीं होगा इस चीज़ के बारे में, लेकिन हनुमान चालीसा जो है, जो कि आपने अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो तो आपने अपने जीवन में हनुमान चालीसा का काफ़ी बार उच्चारण किया होगा और काफ़ी पवित्र मानी जाती है ये। तो ये हनुमान चालीसा के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्यूरेट कैलकुलेशन प्रोवाइड की गई, और ये पर्टिकुलर डिस्टेंस है हमारी अर्थ और सन के बीच की, और कंप्लीट एक्यूरेट परफेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई। उसके बारे में हम सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक साइंटिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जोनास केपलर। और ये एक जर्मन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर हैं जिन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की थी कि किस तरह से हम सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। उन्होंने एक्चुअली एक्यूरेट मेज़रमेंट्स को मेज़र करने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया था, क्योंकि तब टेलीस्कोप जो है वो इन्वेंट हो चुका था। तो उन्होंने ये चीज़ को कैलकुलेट किया केपलर्स लॉ का उपयोग करके, और इससे उन्होंने पूरी की पूरी प्लैनेटरी मोशंस को और पोजीशंस को मेज़र किया था। 20th सेंचुरी में काफ़ी मॉडर्न कैलकुलेशन की गई थी इसके ऊपर, और उसमें कुछ डिस्टेंस आई थी 23,455 टाइम्स। और ये मैं बोल रहा हूँ टाइम्स, मतलब कि इतने टाइम हमारी अर्थ की रेडियस है अगर हम डिस्टेंस को मेज़र करें तो बेसिकली अर्थ और सन के बीच में आप अर्थ की रेडियस के हिसाब से मेज़र करोगे तो कुछ 23,455 टाइम्स होगा। इसको किलोमीटर में अगर मैं बोलूँ तो सीधा नंबर बोलूँगा मैं 149,431,805, इतना किलोमीटर है, और ये काफ़ी बड़ा नंबर है इसलिए मैं सीधा नंबर बोल रहा हूँ। अगर हम अर्थ की रेडियस को 6,371 किलोमीटर लेते हैं तो इतना हमको कुछ मिलता है, जो कि मैं नंबर बोल गया आपके सामने। एवरेज डिस्टेंस की बात करें सन और अर्थ के बीच में तो वो कुछ 149 मिलियन किलोमीटर्स है, जो कि माइल्स में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 92 मिलियन माइल्स होता है। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि अर्थ जो है वो परफेक्ट सर्कल में ऑर्बिट नहीं करती, उसका ऑर्बिट परफेक्ट सर्कल नहीं, वो जिस तरह से सन के अराउंड घूमती है वो परफेक्ट सर्कल नहीं है, वो एक इलिप्स है। ओके, तो इसकी वजह से अर्थ जो है वो नज़दीक जाती है और फिर से दूर हो जाती है सन से। तो बेसिकली मेरा कहने का मीनिंग जो है वो ये है कि कोई एक्यूरेट डिस्टेंस नहीं है, इसकी डिस्टेंस वेरी करती है, और इसका मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ वेरी हो रहा है यहाँ।
तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच का, वो 91 मिलियन माइल्स है। किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 147 मिलियन किलोमीटर है। और ये कुछ जनवरी के टाइम में होता है क्योंकि तब सबसे ज़्यादा कम डिस्टेंस हम महसूस कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। बात करते हैं सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो कि अर्थ और सन के बीच में पाया जाता है। जुलाई के टाइम में ये आपको मिलेगा 94.5 मिलियन माइल्स। अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 152 मिलियन किलोमीटर्स। काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स बोल रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। आपको आप इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना और मैं आपको नंबर्स में सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर कोई नोट्स ले रहा है या फिर कोई किसी को अगर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इसी पॉडकास्ट से सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। बात करते हैं फिर से हनुमान चालीसा की। तो हनुमान चालीसा को तुलसीदास ने लिखा था, जैसे कि हमें पता है, और 16th सेंचुरी में उन्होंने ये चीज़ की काफ़ी एक्यूरेट कैलकुलेशन हमें दी थी। उस हिसाब से काफ़ी एक्यूरेट है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो एक्चुअली हनुमान चालीसा के अंदर एक वर्स आता है, एक अगर हम हिंदी में बोले तो एक पंक्ति आती है, युग सहस्त्र योजन पर भानु लिज्जता ही मधुर फल जानू। तो ये एक पंक्ति है। अगर हम इसको इंडिविजुअली बताऊं मैं आपको वर्ड बाय वर्ड, तो युग सहस्त्र योजना परा भानु लिज्जता ही मधुरा फला जानू। तो ये वर्ड्स है, इंडिविजुअल वर्ड्स में बोल रहा हूँ। अभी इनका मीनिंग हम समझेंगे थोड़ा सा। तो अगर हम भगवत गीता को एज ए रेफरेंस चूज़ करें तो एक दिन ब्रह्मा जी के लिए कल्प माना जाता है, ओके। और ये कल्प 1000 युग जितना होता है। एक युग का मतलब होता है 43,20,000 ईयर्स। और ये चीज़ हमें भगवत गीता में मेंशन की हुई क्लियरली मिलती है। और अगर ये सारी चीज़ों से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, युग सहस्त्र योजना, ये वर्ड से हम ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग होता है 12,000 इंटू 100 योजनास। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई संस्कृत में। और अगर इससे हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हमें मिलेगा 96 मिलियन माइल्स, जो कि होता है 153.6 मिलियन किलोमीटर्स, जो कि काफ़ी क्लोज है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम सोचें तो ये उस टाइम में भी इतना एक्यूरेट था, क्योंकि ये बात हो रही है रामायण की, ठीक है। मतलब लाइक 7,000 ईयर्स अगो। आप सोच भी नहीं सकते, तब कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं था। तो उस टाइम में ये सारी चीज़ें मेज़र की गई थी। और आई थिंक इस चीज़ के लिए हमें प्राउड फील करना चाहिए कि एज ए इंडियन पीपल हमारा जो भी पास्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी नॉलेजफुल और काफ़ी बढ़िया रहा है। और जैसे कि हमें पता था कि एक टाइम पे इंडिया में लोग बाहर से पढ़ने के लिए आते थे, इंडिया इतना एक सक्सेसफुल कंट्री हुआ करता था। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, स्पीड ऑफ लाइट। ये चीज़ भी मेज़र की गई थी, किस तरह से वो भी बात करेंगे। साइंटिफिक मैनर्स में और आज के एडवांस टाइम के अंदर की बात करें तो ओले रोमर ने फर्स्ट टाइम स्पीड ऑफ लाइट को मेज़र किया था। तो ऋग्वेद में एक्चुअली ये चीज़ का ऑलरेडी आपको मेंशन मिल जाता है, किस तरह से लाइट जो है वो कितनी तेज़ी से जाती है उसके बारे में। अगर हम ऋग्वेद से रेफरेंस के तौर पे लाइट की स्पीड को ले तो वो कुछ होती है 1,85,794 माइल्स पर सेकंड। ये ऋग्वेद में मेंशन किया गया। और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं मॉडर्न साइंस से, तो मॉडर्न साइंस की स्पीड है 1,86,281.7 माइल्स पर सेकंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी कम डिफरेंस जो है वो देखने को मिल रहा है अगर हम टाइम के हिसाब से देखें, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी टाइम पहले मेज़र की गई थी। तो काफ़ी एक्यूरेट माना जाता है इस चीज़ को भी। ये काफ़ी अमेजिंग चीज़ है और ये चीज़ वहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रूफ मिलता है कि ये सारी चीज़ें फिक्सन नहीं है कहीं से भी। सारी चीज़ों को एक्चुअल में जो भी बताया गया वो सारी चीज़ों को एक्चुअल में कैलकुलेट भी किया गया था। अपने आप में एक मिस्टीरियस सिटी के बारे में बात करते हैं, द्वारका। द्वारका के बारे में काफ़ी सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है महाभारत के अंदर और काफ़ी डीप में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई कि वो एक्चुअल में गोमती रिवर के तट पे है और अरेबियन सी के बीच में कुछ इसका स्थान जो है वो बताया गया है।
और ऐसा भी बोला गया है कि ये पूरी पूरी सिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, गायब हो जाएगी कृष्णा की डेथ के ऊपर। सो ये सारी चीज़ों को अगर हम स्टडी करते तो हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेगी। आज के एडवांस आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन से ये सारी चीज़ें प्रूव की गई है कि ये चीज़ें ट्रू है, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली प्रूफ ढूंढ के निकले। उन्होंने 36 मीटर की डेप्थ पे काफ़ी सारे ऐसे स्टोन क्रिएशंस को एक्सप्लोर किया है और सारी चीज़ों को निकाला है। और वहाँ पे जब उन्होंने सर्च किया था तो उनको मिला था काफ़ी सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स और रूइंस जो कि प्रूव कर सके कि ये सारी चीज़ें सच है। और जो भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है ना, उसी के तरह वहाँ पे भी हमें सारे प्रूफ मिल रहे हैं। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक प्रूफ है, कहीं से भी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि जो चीज़ वहाँ पे मेंशन की गई वो सेम चीज़ यहाँ पे आपको मिले। तो वो एक काफ़ी ट्रूथफुल चीज़ यहाँ पे हमें मिल रही है। तो ये काफ़ी बड़ा प्रूफ था। हमने प्लान कुछ इस तरह से किया था कि हम कुछ 11 प्रूफ आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से पॉडकास्ट को इतना लेंथी नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा सा फन वे में उसको लेना चाहिए, थोड़ा सा छोटा रहना चाहिए और अराउंड 25 मिनट्स के अंदर ये चीज़ कंप्लीट हो जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये पॉडकास्ट को एंड करने वाले हैं। हम इसका पार्ट 2 लॉन्च करेंगे जिसके अंदर हम बाकी सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। इसका पार्ट 2 ज़रूर से देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें भी उसी पॉडकास्ट के अंदर आएगी, तो उसको ज़रूर से देखना। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर जिसमें हम और बातें करेंगे। थैंक यू सो मच।